तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश जारी है क्योंकि भारतीय मौसम विभाग ने 2 सितंबर को सुबह 8:30 बजे तक अलग अलग स्थानों में भारी बारिश से लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार दूसरे दिन भारी बारिश जारी रहने के कारण दोनों राज्यों में बारिश से संबंधित दुर्घटनाओं में कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें बाढ़ आ गई और संपर्क बाधित हो गया। तेलंगाना एससीआर के एक अधिकारी ने कहा कि दक्षिण मध्य रेलवे नेटवर्क पर कई स्थानों पर पटरियों पर पानी भर जाने के कारण 99 ट्रेनें रद्द कर दी गई और 54 का मार्ग बदल दिया गया। तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कई एहतियाती उपायों के बावजूद राज्य के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग बारिश से संबंधित घटनाओं में 9 लोगों की जान चली गई। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति पैदा हो गई, जिसके चलते प्रशासन ने 2 सितंबर को सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आपातकालीन समीक्षा बैठक की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा 17,000 प्रभावित लोगों को 107 राहत शिविरों में पहुंचाया गया, जबकि 1.1 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र में 7,360 हेक्टेयर बागवानी क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विजयवाड़ा और गुंटूर शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर न्याय पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सवाल उठाया कि किसी घर को सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह किसी आपराधिक मामले में आरोपी या दोषी का हो। न्यायालय ने घरों को गिराने से पहले पूरे भारत में पालन किए जाने वाले दिशा निर्देशों का भी प्रस्ताव रखा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने न्यायालय से यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगा कि पूरे देश में बुलडोजर न्याय न हो। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ को संबोधित करते हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी भी अचल संपत्ति को सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि आरोपी किसी आपराधिक मामले में शामिल है। मेहता ने कहा ऐसे विध्वंस तभी हो सकता है जब संरचना अवैध हो। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि मामले को न्यायालय के समक्ष गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा यदि आप इसे स्वीकार कर रहे हैं तो हम इसके आधार पर दिशा निर्देश जारी करेंगे। सिर्फ इसलिए कि वह आरोपी या दोषी है उसे कैसे ध्वस्त किया जा सकता है। पीठ ने कहा यदि निर्माण अनधिकृत है तो ठीक है, इसमें कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, हम एक प्रक्रिया तय करेंगे। आप कह रहे हैं कि केवल नगर निगम के कानूनों का उल्लंघन होने पर ही ध्वस्तीकरण किया जाएगा। दिशा निर्देशों की आवश्यकता है, इसे दस्तावेज में दर्ज कराने की आवश्यकता है। RSS के मुख्य प्रवक्ता सुनील आम्बेकर ने कहा हमारे हिंदू समाज में जाति और जाति संबंधों का संवेदनशील मुद्दा है। बेशक ये हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, न कि चुनाव प्रचार या चुनावी प्रथाओं या राजनीति के आधार पर। RSS का मानना है कि सभी कल्याणकारी गतिविधियों के लिए, खासकर जब किसी विशिष्ट समुदाय या जाति को संबोधित करना हो जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो, तो सरकार को संख्या की आवश्यकता होती है। आम्बेकर ने कहा यह प्रथा अच्छी तरह से स्थापित है और इसे फिर से लागू किया जा सकता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भूयान की पीठ ने निर्देश दिया कि कुमार को केजरीवाल के निजी सहायक के रूप में बहाल नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जमानत दे दी। ममता बनर्जी सरकार द्वारा मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश किए जाने वाले बलात्कार विरोधी विधेयक के मसौदे में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड का प्रस्ताव है यदि उनके कृत्यों के कारण पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह अचेत अवस्था में चली जाती है। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नामक इस नए कानून का उद्देश्य मौजूदा कानूनों में संशोधन करके तथा बलात्कार और यौन अपराधों के बारे में नए नियम जोड़कर महिलाओं और बच्चों की बेहतर सुरक्षा करना है। इस विधेयक में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, क्योंकि ये सभी पश्चिम बंगाल पर लागू होते हैं। संशोधन का उद्देश्य दंड बढ़ाना और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से जांच और सुनवाई के लिए एक ढांचा तैयार करना है। मणिपुर के अंतर जिला सीमा क्षेत्रों में कई महीनों के बाद हिंसा भड़क उठी। इम्फाल पश्चिम के कोटरुक क्षेत्र में गोलीबारी और बम विस्फोटों में 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 पुलिसकर्मी और एक टेलीविजन रिपोर्टर शामिल है। मणिपुर पुलिस के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, कोटरुक में एक भूतपूर्व हमले में कथित कुकी उग्रवादियों ने हाईटेक ड्रोन का उपयोग करके कई आरपीजी तैनात किए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुमान लगाया कि गांव को निशाना बनाने के लिए 7 ऐसे विस्फोटक इस्तेमाल किए गए थे। मणिपुर पुलिस ने कहा कि जबकि ड्रोन बमों का इस्तेमाल आमतौर पर सामान्य युद्धों में किया जाता रहा है, सुरक्षा बलों और नागरिकों के खिलाफ विस्फोटक तैनात करने के लिए ड्रोन की यह हालिया तैनाती एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाती है। संभवतः तकनीकी विशेषज्ञता और सहायता वाले उच्च प्रशिक्षित पेशेवरों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। अधिकारियों ने मृतकों में से एक की पहचान 35 वर्षीय नग्नबाम सुरबाला के रूप में की, जिसके सिर में गोली लगी थी। उसकी 11 वर्षीय बेटी भी दाहिने हाथ में गोली लगने से घायल हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बंधकों की हत्या उनके शव परीक्षण में 48 से 72 घंटे पहले या गुरुवार और शुक्रवार की सुबह के बीच की गई थी। शव परीक्षण करने वाले अबू कबीर फॉरेंसिक संस्थान ने खुलासा किया कि उन्हें कई बार नज़दीक से गोली मारी गई थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगरी ने कहा कि हमास के आतंकवादियों ने बंधकों की क्रूरता से हत्या की और उनके शव शनिवार दोपहर को राफा सुरंग से सैनिकों को मिले। एक प्रारंभिक आकलन के अनुसार हमारे पहुंचने से कुछ समय पहले ही हमास के आतंकवादियों ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। उन्हें 7 अक्टूबर की सुबह हमास के आतंकवादी समूह ने जिंदा अगवा कर लिया था। हमारी हगरी ने कहा, आईडीएफ के बयान के विपरीत हमास के वरिष्ठ नेता खलील अल हैया ने बंधकों की मौत के लिए नेतन्याहू को दोषी ठहराया है। जल जरीरा के साथ एक साक्षात्कार में अल हैया ने कहा, नेतन्याहू और उनकी चरमपंथी सरकार के कारण ही बंधकों की जान गई है।